नमस्कार। आज भी इतिहास की ही क्लास है, लेकिन मैं नहीं। आज संदीप सर नहीं, बल्कि राहुल सर यानी राहुल गांधी सर ने जो इतिहास की एक सुंदर व्याख्या की है अपने यूएस के जो दौरा वो कर रहे हैं उसके अंतिम दिनों में, यानी कल अंतिम दिन, जिन्होंने इतिहास की एक खूबसूरत व्याख्या की है, उसी पर आज एक चर्चा। और कई बार ऐसा हो जाता है जब हम इतिहास का बोध कम हो, जानकारी कम हो, तो ऐसी बातें निकल जाती, या तो उन्हें बताने वाले लोग ऐसे रहे हों, और इस कारण से कभी कभी लोगों की फजीहत भी हो जाती है। यहां मैं उन बातों को जरूर कोट करूंगा जो इतिहास से संबंधित बातें थी, और जिसको इस ढंग से बताया गया कि मानो यही सत्य। देखिए क्या हुआ। ये मेरा नहीं, ये एनडीटीवी का है, देख सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी वैसे तो जब से यूएस गए हैं कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि द की आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया वेयर ऑल एनआरआईज मिस्टर गांधी। मतलब भारत के जो नए भारत के जो स्थापत्यकार थे, नए भारत का जो निर्माण किया, वो सभी क्या थे? एनआरआई थे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि all the prominent leaders associated with the country's freedom struggle movement were NRI. All prominent, प्रमुख लीडर्स। पहले बात तो ये जान लीजिए। अच्छा हाँ, एनआरआई मतलब जो विदेशों में, भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, और आज की परिभाषा से लगभग 182 डेज तक जो बाहर विदेश में रह रहा है उसको आपने एनआरआई कह दिया। तो इन्होंने कहा कि भारत का जो निर्माण हुआ है उसमें एनआरआईओ की भूमिका अच्छा है, ज्यादा है। और स्वतंत्रता संग्राम में भी जो प्रमुख लीडर थे वो सभी क्या है? एनआरआई। यहां पर एक बात और भी ध्यान देंगे, उन्होंने किन किन एनआरआईओ का नाम लिया, जरा वो भी देख लेते हैं। उन्होंने नाम लिया, गौर करेंगे, उन्होंने जो नाम लिया वह लिया भीमराव अंबेडकर का, और वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और वाजिब बात है गांधी तो होंगे ही, महात्मा गांधी। एक अजीब सी बात यह है कि हम एनआरआई, ये आधुनिक संकल्पना है, हमने किसी को एनआरआई कह दिया। उन दिनों के लिए भी यदि इन बड़े बड़े भारतीय नेताओं को हम एनआरआई कहेंगे तो ये सही बात नहीं है। ये लोग पढ़ने गए थे, कुछ लोग 1 साल के लिए गए, कुछ 3 साल के लिए गए। आप इन्हें एनआरआई नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये गए थे विदेश। सुभाष चंद्र बोस तो केवल एग्जाम देकर के वापस आ गए, वो भी आईसीएस एग्जामिनेशन, जो आईएएस एग्जामिनेशन है, केवल दिया, नहीं किया, चल आया। तो इन सबको एनआरआई के रूप में पोर्ट्रे करने में एक सीमा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने प्रोमोनेंट लीडर थे वो एनआरआई थे। एनआरआई नवीन शब्द है, इसको नहीं कह सकते हैं आप। इन लोगों को एनआरआई कह के इन्हें आप छोटा मत कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि यदि आप एनआरआई कहिएगा तब तो पूरा भारत को आप क्या कहिएगा फिर उन दिनों, क्योंकि भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था। आप देखेंगे विकिपीडिया जो स्कूल है, जिसको पढ़कर बहुत लोग आजकल बहुत सारी बातें करते हैं, देखिए सिटीजनशिप ऑफ गांधी जी विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश एम्पायर। क्या सच मानेंगे कि भारत के जो सब राष्ट्रपिता है वो ब्रिटिश एम्पायर की नागरिकता थी उनकी, कि वो भारतीय थे? उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, ये दूसरी बात। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश एम्पायर के थे। और भी बातें देखें यहाँ पर क्या होता है, और भी देखिए जो लीडर्स के नाम लिए गए, जरा देखिए। प्रोमोनेंट लीडर वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस। पहले नाम नहीं लिया आता था, आप याद करेंगे, पहले वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर का नाम ये लोग लेने से भी डरते थे। गांधी और नेहरू परिवार का ही नाम लिया जाता था। चलिए, अच्छा हुआ, सद्बुद्धि आया, कम से कम ले रहे हैं, गुड थिंग। लेकिन यहां पर और भी बात डालें, यदि यही प्रोमोनेंट लीडर है आजादी के, तो फिर 1957 की वो क्रांति का क्या?
उनमें से कौन लोग एनआरआई थे? झांसी की रानी, कुंवर सिंह, तांतिया टोपे, वो अच्छा वो भी छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी, ये सब कौन है? अच्छा किनको आप एनआरआई में डालिएगा? रास बिहारी बोस राजधानी परिवर्तन के दौरान गवर्नर पर बम फेंकवाने का योजना बनाते हैं और बचने के लिए जापान चल जाते हैं, वो भी एनआरआई हो गए। किन किन को एनआरआई में रखिएगा? ऐसे बड़ा मुश्किल है ना। यदि यही प्रोमोनेंट थे तो ये एक तरह से जितने लोग वीरगति को प्राप्त हुए और जो एनआरआई नहीं है उनके संदर्भ में अब तो दिक्कत वाली बात है। ऐसा कहने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और उन्होंने कहा अपनी बातों में, वह ध्यान रखिएगा। क्या कहा उन्होंने? बहुत ही एक बात कही, वह था कि भारत की आजादी की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जो नींव था, वो साउथ अफ्रीका में ही रख दिया गया। मतलब सिंपल है, वो पूरी आजादी को गांधी से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में काम किए, रंग भेद नीति को खत्म किया, वाजिब है, बहुत बढ़िया काम था उनका। रंग भेद नीति के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी साउथ अफ्रीका में। लेकिन साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा नींव रख दिया जाना, मतलब गांधी जी आए और भारत को आजाद कर दिए, मतलब कहने का मतलब यह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी से आने से पहले ही कांग्रेस रूपी एक संगठन तैयार था। गांधी तो 1915 में आते हैं, कांग्रेस तो 1885 में स्थापित हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले से मौजूद है और उन्होंने कांग्रेस रूपी संगठन को तैयार कर रखा है। गांधी जी यहां पर आकर के शुरुआत से कोई काम किए हो और देश को आजाद कर दिया हो, ऐसा नहीं है। गांधी जी के आने से पहले ही यहां पर एक बहुत बड़ा मंच कांग्रेस के रूप में तैयार था। यदि आपको कोई कहे ये घर बना हुआ है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सही कीजिए, वो इजी थिंग है। लेकिन शुरू से घर बनाने का मतलब है जमीन खरीदना, फिर उस पर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे, फिर घर बनेगा, समय लगता है। इसलिए केवल और केवल गांधी को ही आजादी से जोड़ करके साउथ अफ्रीका तक आप फाउंडेशन को ले गए कि भारत की आजादी का फाउंडेशन भी साउथ अफ्रीका में हुआ, ये गलत बात। हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है और यदि कांग्रेस को भी आप मान लेते हैं कि कांग्रेस की नेतृत्व में देश आजाद हुआ, आप क्रांतिकारी को नहीं भी मानते हैं, तो क्या गांधी जी ने कांग्रेस को स्थापित किया था? सोचने वाली बात है। मैं यहां गांधी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। अलग बात, एक बात और भी वह यह है, उन्होंने कुछ और बातें भी कही। दो बातें, एक तो बहुत जबरदस्त बातें, दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। पहली बात, पहली बात में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वह है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी। कांग्रेस महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पर चलती है। ध्यान रखेंगे, नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को मारा, उन्होंने कहा उसी में, यूएस में, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अपने घर की बात यदि हम बाहर कहेंगे तो लोग हमें, घर जब कमजोर होता है ना दूसरा फायदा उठा लेते हैं। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे घर ही कमजोर हो जाए। लेकिन चलिए फिर भी जो सत्य है जो उन्होंने कहा उस पर आते हैं ना। इन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और कांग्रेस तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, अहिंसा की। और इसी भाषण में उन्होंने जय भीम का नारा भी दिया। भीम मतलब भीमराव अंबेडकर। दलित समाज जो कांग्रेस से बहुत दूर चला गया, उसको दोबारा से कांग्रेस में लाने के लिए एक प्रयास अमेरिका में बैठकर इन्होंने किया। जय भीम भी वहां पर कहा इसी संबोधन में। ध्यान रखने की बात है, बहुत लंबे समय तक इनको कभी अंबेडकर की याद नहीं आई, लेकिन अब
और हाँ, ये नारा भी इनका अपना अब नहीं बचा। सच्चाई है कि पता नहीं अब कौन कौन सी चीज इसके अपने बचे। नारा भी यह जो है जय भीम चुराया हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम के द्वारा लाई गई एक पार्टी, उसके द्वारा यह दिया गया नारा है। जय भीम बेसिकली उनका नारा है जो इन्होंने यहाँ ला दिया। चलिए फिर भी देखते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी वाली कांग्रेस जैसा इन्होंने कहा, उसके साथ इन्होंने जय भीम यानी अंबेडकर को जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरे साइड कह दिया नाथूराम गोडसे जो है तो उसकी आइडियोलॉजी पर है बीजेपी, जो एक एंग्री आइडियोलॉजी है। अब जरा देखते हैं, यहां तक तो पहुंच गए अंबेडकर के साथ, तो क्या अंबेडकर को आइडियोलॉजी को भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरा देखते हैं अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे और गांधी के विषय में क्या कहा। देखिए ध्यान से देखिए, जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुछ दिनों के बाद अंबेडकर कुछ दिनों के बाद एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में क्या लिखते हैं जरा गौर कीजिएगा, जरा समझिएगा बातों को। मेरा अपना विचार है कि महापुरुष अपने देश के लिए महान सेवक होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद देश की प्रगति में बाधा भी बन जाते हैं। महात्मा गांधी एक सकारात्मक खतरा बन चुके थे। ये गांधी पर उनके विचार। गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा कि गांधी ठीक है महापुरुष थे, एक कटाक्ष है गांधी पर, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित समय के बाद उनकी उपयोगिता नहीं रहती है। सच्चाई यह है अब तो वो सकारात्मक खतरा बन चुके थे। कौन? गांधी जी, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने यह भी आगे कहा कि उनके इर्द गिर्द अब स्वार्थी लोग ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या कहा उन्होंने, देखिए गांधी जी के बारे में और क्या कहा जरा देखते हैं। उन्होंने कहा आमतौर पर, देखिए उन्होंने फिर, ये बीबीसी का है, गौर करेंगे मेरा नहीं है, बीबीसी में उन्होंने 1955 में अपना इंटरव्यू दिया था, उस पर देखिए क्या कहा कि आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास दिखता है, सिवाय उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा है। जो भक्त जाते हैं उनको सिर्फ वो महान दिखते हैं जो बाहर से उन्होंने ओढ़ रखा है महानता का चोला। लेकिन मैंने एक इंसान की हैसियत से देखा है, उनके अंदर के को देखा है, मतलब आम इंसान को देखा है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े हैं मुकाबले मैं बेहतर उनको समझ सकता हूं। बड़ा कठिन शब्द, भक्त नहीं, मैं एक इंसान के रूप में उसको देखा हूं। याद रखिए इस बात को, बहुत डिफरेंसेस है गांधी और अंबेडकर। अंबेडकर गांधी की मृत्यु पर ज्यादा शोक प्रकट नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक हुआ, सकारात्मक खतरा था, निकल गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं उनसे अच्छा से जानता हूं कि मैं भक्त बनकर नहीं, इंसान बनकर उनसे मिला हुआ था। उनके बीच में बहुत अंतर है। जैसे अंबेडकर विचारधारा के रूप में, अंबेडकर वर्ण सिस्टम को नहीं मानते हैं, ये वर्ण सिस्टम को मानते हैं। गांधी जी, उसको ऐसा मानना है कि वो वर्ण आश्रम के ज्यादा विरोधी नहीं थे गांधी जी, वर्ण सिस्टम के। गांधी जी कहते हैं कि समाज में आई हुई बुराई जैसे छुआछूत, कास्टिज्म, जातिवाद, ये समाज में आई बुराई है, रिफॉर्म करेंगे तो दूर हो जाएगा, सुधार करेंगे तो दूर हो जाएगा। अंबेडकर कहते हैं नहीं सर, आप झूठ बोलते हैं, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। तो ऐसे तो कई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अंबेडकर गांधी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने उन पर दबाव डाल करके पूना का समझौता करवाया, और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम लीग पर दबाव डाला और कहा कि तुम भी अंबेडकर पर दबाव डालो समझौते के लिए। यानी गांधी जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के मुझ पर दबाव डाले कि मुझे साइन करवाया जाए, ऐसा अंबेडकर ने अपने पत्रों में लिखा। आज सब कुछ ओपन है। और भी कुछ बातें हैं, जरा वो भी देख लेते हैं।
एक बात और भी है, जो मुस्लिम और हिंदू एकता की बात थी, वहां पर भी गांधी और अंबेडकर के बीच सीधा क्लैश आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गांधी कहते हैं, सॉरी अंबेडकर, जब जहां पर गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और उनका हमेशा मानना था अपने अंतिम दिनों तक कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर के आजादी के बाद भी रह सकते हैं। वहीं पर अंबेडकर क्या कहते हैं, गांधी से बिल्कुल विपरीत। देखिए क्या कहते हैं, देखिए देखिए इन्होंने कहा, अंबेडकर quotes, Dr. Ambedkar quote a number of statements by the Muslim political and the religious leaders showing that हिंदू मुस्लिम coexistence, सब पर गौर कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम coexistence in the one state is impossible because the Muslim will settle for nothing less than to be the ruler। देखिए, ये अंबेडकर कह रहे हैं मुसलमानों पर एक कड़ी प्रतिक्रिया। अंबेडकर कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पॉलिटिशियन कभी भी हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, और यदि वो एक साथ रहेंगे भी तो एक ही शर्त पर रहेंगे, यदि वो रूलर बनकर रहे, शासक बनकर के रहे, जैसे मुगल औरंगजेब। यानी मुसलमानों का साफ इसका मतलब यह है कि मुसलमान आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अंबेडकर के अनुसार मुसलमान दोबारा से मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, और गांधी जी ये बात समझ नहीं रहे थे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ऐसी ही कुछ बात एक बहुत महान आंदोलनकारी, एक आयरिश महिला, एक विदेशी महिला आयरलैंड की, जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी है, उन्होंने भी कहा। नाम है उनका एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी बनी थी, कलकत्ता सेशन का। देखिए, इन्होंने बाकायदा कहा कि खिलाफत आंदोलन के विषय में, इन्होंने कहा, इनका खिलाफत आंदोलन के विषय में यह कहना है कि गांधी जी का सपोर्ट खिलाफत आंदोलन को सही नहीं है, क्योंकि यह मुस्लिम फंडामेंटलिस्टिकों का आंदोलन है, यह मुसलमान कट्टरपंथी लोगों का आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी के द्वारा इसका किया गया सहयोग, इससे क्या होगा, धीरे धीरे और कट्टरता बढ़ेगी मुसलमानों में। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और अंबेडकर वाली बात की करीब नजर आता है उनकी आइडियोलॉजी, जहां पर अंबेडकर ये बात कहते हैं कि मुस्लिम बेसिकली अपना रूल भारत में स्थापित करना चाहते थे। तो कहने का मतलब है, जरा इस बात को समझना होगा। समझना यह है कि जब कल वो जय भीम को नारा देते हैं और कांग्रेस के साथ अंबेडकर को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या अंबेडकर की बातों को वो लेकर आगे चल पाएंगे, जहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच जबरदस्त विरोध नजर आता है। हाल ही में उन्होंने जिन्ना को सेकुलर भी कहा है, एकदम अंबेडकर की आइडियोलॉजी के विपरीत, और आज वो जय भीम कह रहे हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि ध्यान रखिएगा, वो यह बात यह है कि इन्होंने यह तो कहा ही था कि बीजेपी और आरएसएस क्या है, नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पर चलता है, और हम नेशन, फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी की आइडियोलॉजी पर चलते हैं। तो जरा ये भी देख लीजिए अंबेडकर जी ने क्या कहा है, जरा देखिए। स्रोत है लेटर, देखिए अंबेडकर का, अंबेडकर लेटर ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर के साक्षात्कार में क्या कहा गया, इसमें एक बात कही गई है, ठीक है। इसमें एक बात हुआ कि गोडसे परिवार के अनुसार भीमराव अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क करके यह संदेश दिया कि यदि नाथूराम अपनी सजा को कम करके आजीवन कारावास करना चाहते हैं तो वे कानून मंत्री के रूप में उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब गांधी, अंबेडकर नाथूराम गोडसे की पैरवी तक करने को तैयार थे। वो कहते हैं यदि उनका वकील ये कहे कि मैं उनके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलूं, तो एक कानून मंत्री के रूप में, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री वही थे, तो मैं कुछ काम करूंगा। जबकि नाथूराम गोडसे ने इसको मना कर दिया, और वो क्या कहते हैं जरा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे माध्यम से ही गांधी जी के अहिंसा को फांसी दे दी जाएगी।
यानी ये मेरी फांसी नहीं होगी, ये गांधी के आइडियोलॉजी की फांसी होगी, इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ देने दीजिए। देखिए, मैं आज यहाँ पर नाथूराम गोडसे की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जरूर ये बात कहूंगा कि जय भीम का नारा लगा देना और भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को अपनाना, ये दो बातें हैं। राजनीतिक सोच से ऊपर उठ करके काम करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को कई जगह जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगह अंबेडकर और गांधी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े नजर आते हैं। एक जगह तो आजकल तो हर जगह अवेलेबल है हर चीज, एक जगह तो साफ अंबेडकर ने कह दिया है कि मैं नाथूराम गोडसे को गांधी से बड़ा देशभक्त मानता हूं। क्या इस बात को स्वीकार कर पाएंगे ये? और दूसरी बात, सभी भारतीय सभी स्वतंत्रता सेनानी एनआरआई हों, ये जरूरी नहीं, बहुत लोग थे स्वतंत्रता संग्राम में जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था विदेश से। और अंतिम बात वो यह है कि आजादी की पृष्ठभूमि का निर्माण साउथ अफ्रीका से नहीं हुआ है, वह तो बहुत पहले हो चुका था। गांधी जी कोई भी काम शून्यता में नहीं किए हैं, यहाँ मंच तैयार था। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।